हेलो दोस्तों, तो चलिए आज आप सभी का यार एजुकेशन में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज इसी तैयारी के क्रम में हम लोग एक प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण खंड जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रचलित है उसे आज देखेंगे और इसे जानेंगे। किसी भी सभ्यता के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं तो सबसे पहले वो क्षेत्र कहाँ है, किस तरह का सामाजिक स्थिति था, किस तरह के आर्थिक स्थिति था, किस तरह के राजनीतिक स्थिति था, ये सभी चीज़ों को जानेंगे। इससे भी किसी भी सभ्यता का पता चल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले देखें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से शुरुआत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से शुरुआत होती है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तब यदि हड़प्पा का खुदाई पहले हुआ तो हड़प्पा कालीन सभ्यता नाम दे दिया गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों दे रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जा रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र था सिंधु और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में ही था। सिंधु और उसके सहायक नदी के क्षेत्र में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक शहर था, जिसके कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। इतिहासकारों के द्वारा इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा को माना, और हड़प्पा को जब इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना तो इतिहासकार के द्वारा इस सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाने लगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सभ्यता किस क्षेत्र में था। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके चौहद्दी या चारों दिशा को पहले जानें। जब भी किसी मैप को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं तो नक्शे के ऊपर दिशा में जो होता है ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो सिंधु सभ्यता के उत्तर में मांडा, कौन सा जगह? मांडा। सिंधु सभ्यता के उत्तर में मांडा है जो जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में दाइमाबाद। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र। तो हम लोग क्या देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में क्या है? मांडा, और दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद। फिर अब देख लेते हैं हम लोग पूरब और पश्चिम। तो हम लोगों का जो दाहिना हाथ होता है ये पूरब दिशा को बताता है और बायां हाथ पश्चिम दिशा को। तो सिंधु सभ्यता के पूरब में आलमगीरपुर जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में सुतका गेंदोर जो बलूचिस्तान में है। तो हम लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता के चौहद्दी को देखें तो उत्तर में हम लोगों ने देखा मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में देखा दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और पूरब में हम लोगों ने देखा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में देखा सुतका गेंदोर जो बलूचिस्तान प्रांत में। तो चलिए जब हम लोगों का चारों तरफ का इंडिकेशन चौहद्दी मिल गया तो हम लोग ये देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण में सिंधु सभ्यता की लंबाई कितना है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, और सिंधु घाटी जो सभ्यता का क्षेत्र था वो किस आकार का क्षेत्र था। तो हमने पहले से लिख रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर का क्षेत्र है। उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर का क्षेत्र आता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर? 13 लाख वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। सिंधु घाटी सभ्यता का लंबाई 1100 किलोमीटर,
चौड़ाई 1600 किलोमीटर, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। लेकिन आकार कहीं नहीं लिखे हैं, तो आकार जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो त्रिभुजाकार है। किस आकार में? सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चार्ल्स मेसन ने 1826 में पता लगा लिया था कि यहाँ पर जो खुदाई होने के बाद कुछ अवशिष्ट या पुरातत्व प्राप्त हो रहा है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस क्षेत्र में पूर्व में कोई सभ्यता रही होगी। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में आके 1826 में अनुमान लग चुका था कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता पूर्व में रही होगी। लेकिन 1921 में आके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में पुरातत्वविद, जो पुरातत्व को जानता हो, पुरातत्व के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि खुदाई से जो भी अवशेष हमें प्राप्त होता है वो सब अवशेष पुरातत्व कहलाता है। चाहे सिक्का हो, चाहे कोई बर्तन हो, कोई औजार हो। तो पुरातत्वविद, दो पुरातत्वविद शुरुआत में थे। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। दयाराम साहनी कौन सा जगह? हड़प्पा का खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। ये प्रमुख शहर है, ये पहले बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा प्रमुख शहर है। इसीलिए इस घाटी या इस सभ्यता को ही पूरा हड़प्पा कालीन सभ्यता कहा जाने लगा है। उसके बाद 1922 ईस्वी में पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नामक शहर की खुदाई की गई। किसके अध्यक्षता में? जॉन मार्शल के अध्यक्षता में। कौन पुरातत्वविद? दयाराम साहनी। कौन सा शहर? हड़प्पा। राखल दास बनर्जी कौन सा शहर? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में खुदाई हुई। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की? तो 1922 ईस्वी में की। जब खुदाई हुआ हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए। जब सबसे अधिक मोहनजोदड़ो से मानव कंकाल प्राप्त हुए तो इसके आधार पर कार्बन 14 से सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण में सबसे अधिक यदि कोई पुख्ता सबूत देने के लिए आया तो मानव कंकाल जो कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मानव कंकाल जो प्राप्त हुआ, इससे सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया। जब सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया तो इससे इस टाइम ये पता चल गया कि कार्बन 40 के माध्यम से, कार्बन 14 C14 के माध्यम से ये अनुमान लगाया गया कि ये कंकाल कितना पुराना है। तो इससे ये पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के काल को माना गया इतिहासकार के द्वारा। जब ये माना गया तो हम लोग को एक कन्फ्यूजन और आ जाता है कि ईसा पूर्व अगर हम पढ़ने शुरू किए तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर ये 1750 ईसा पूर्व कैसे हो गया? मतलब 2500 से 2600 होता, 2700 होता। लेकिन जब काल निर्धारण की बात करें तो हम लोग का जो अभी कैलेंडर चल रहा है ईस्वी, वो ईसा मसीह के जन्म से होके चल रहा है।
तो ईसा मसीह जन्म से पूर्व में जो भी काल होगा, पूर्व के काल, ईसा पूर्व के जो काल होंगे वो घटते क्रम में आएंगे। मीन्स क्या कि 2500 से 2400, फिर 2300, फिर 2200, ऐसे ऐसे होते होते ईसा मसीह के जन्म तक वो 0 ईस्वी तक हो जाएंगे। और 0 के बाद जो हो जाएगा शुरुआत, वो ईस्वी कहलाएगी। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के जो काल होंगे वो नीचे जब भी आगे बढ़ते रहेंगे उल्टे क्रम में बढ़ते रहेंगे। उसी आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन 14 जब भी कभी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है तो कार्बन 14 के माध्यम से ही जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। ये भी तथ्य याद रख लेना है कि जीवाश्म की आयु का काल निर्धारण किससे की जाती है? कार्बन 14 से। कार्बन 14 से किसकी आयु? जीवाश्म की आयु के पता की जाती है। तो इससे जब 2300 से 1750, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक जब सेंधव घाटी के काल को माने हम लोग, तो उसमें कुछ काल ऐसे होंगे जो परिपक्व अवस्था का काल माना गया होगा, जिस समय बहुत ही ये सभ्यता उन्नत रूप से या बहुत विकसित रूप से सभ्यता होगी। किसी भी सभ्यता का धीरे धीरे उत्थान होता है और उसके बाद जाके पतन हो जाती है। तो एक तो ऐसा पिक पॉइंट होगा ना, इसका भी एक एरा। तो इसका जो एज है 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक के काल को सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल या परिपक्व अवस्था माना गया है। कब परिपक्व अवस्था या परिपक्व काल? 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक के काल को माना गया है। तो चलिए हम लोग अभी तक जो देखे इसके आधार पर हम लोग देखे क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है, इसका चौहद्दी क्या है, इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, क्षेत्रफल क्या है, इसके आकार कैसा है, खोज किसके अध्यक्षता में हुई, सबसे पहले इस सभ्यता का पता किसको लगा था, उसके बाद हड़प्पा की खोज किसने की और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी। मतलब अभी जो वर्तमान रूप में हम लोग शहर देखते हैं, इतिहास की जो शुरुआत का हम लोग को जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो नगर के रूप में ही प्राप्त होता है कि उतना विकसित था। जो आज लोग नगर बसा रहे हैं बढ़िया बढ़िया, उस सिंधु पूर्व में ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी उससे विकसित नगर नियोजन के बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। तो सबसे पहले देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता? क्योंकि कांसा का सबसे पहला प्रयोग इसी काल में देखा गया। हम लोग तांबा का प्रयोग देख लिए थे पाषाण काल में ही, नवपाषाण काल में तांबा का प्रयोग होने लगा था। लेकिन जब तांबा में टीन मिला दिया जाता है, तांबा के साथ टीन मिला दिया जाता है, तब कांसा बन जाता है। कांसा ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कांसा किसका मिश्र धातु? कांसा मिश्र धातु जो है किन दो धातु का मिश्रण है? तांबा और टीन का। किनका मिश्रण है? तांबा और टीन का। तांबा और टीन के मिला के कांसा बनाने की पद्धति सिंधु काल में, सिंधु घाटी काल में पता चल चुका था। तो उस युग में जब कांसा का उपयोग किया जाने लगा, इसीलिए उस युग को कांस्य युग भी कहा जाने लगा। चलिए अब देखते हैं नगर नियोजन कैसा था। तो नगर नियोजन जो बनाया गया था वो पर्यावरण के अनुकूल था। पर्यावरण के अनुकूल मीन्स क्या कि फैक्ट्री कहाँ लगनी चाहिए, बंदरगाह पर क्या होना चाहिए, कहाँ पे नगर नियोजन बसना चाहिए, घर किधर होना चाहिए, आवासीय किधर होने चाहिए। इसके साथ साथ जल निकास प्रणाली भी उन्नत किस्म के देखी गई। जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा सड़क
गली नली पक्कीकरण कार्यक्रम हड़प्पा काल में सिंधु घाटी सभ्यता में ही खूब विकसित रूप में प्रचलित था। सड़क के किनारे जल निकास प्रणाली के लिए नाला बनाए जाते थे। ये नाला पक्की हुई ईंट की बनी होती थी और इसके ऊपर से ढक्कन भी रखा हुआ होता था। तो देख लें कि जो हम अभी विकास कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में उसका उपयोग हो चुका है। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इतना फैला होता था कि सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब देखें समकोण का अर्थ क्या हो जाता है। मीन्स क्या कि अगर एक सड़क ऐसी जा रही है तो दूसरी तरफ इसको सीधा सीधा, मतलब सड़क जो बनता था पूरा सीधा सीधा एक दूसरे को समकोण पर काटती, मतलब एक दूसरे सड़क जो है कितना डिग्री के कोण बना ले एक दूसरे के बीच, 90 डिग्री के कोण बनाकर काटती थी। ये सड़क निर्माण पद्धति था किस काल में? सिंधु घाटी सभ्यता। इतना नहीं कि इतना बड़ा इतना चौड़ा रोड है, ऐसा सड़क नियोजन बनाया गया है या सड़क बन रहा है तो एक्सीडेंट का तो खतरा खूब रहा होगा, लोगों का घर तो बनता होगा, और घर पे इतना जो स्पीड होगा कहीं मोड़ उड़ नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसमें होता क्या था, इस काल में जो घर बनता था तो प्रत्येक घर में जो आज के दौर में हम लोग किचन बनाते हैं, हॉल बनाते हैं, स्नान घर बनाते हैं, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के काल में प्रत्येक घर में दिखाई देते थे। किसी किसी घर में तो कुआं भी दिखाई देता था, आंगन उंगन हॉल उल सब हुआ करता था। जो आज का जो नगर नियोजन का कंसेप्ट है वो सिंधु घाटी सभ्यता में दिख जाती थी। आज का नगर को कंसेप्ट में अपने लाइए, सिंधु घाटी सभ्यता में फिट कीजिए कि ऐसा ऐसा होता होगा। तो इसका जो सड़क खुलता था या खिड़कियां या दरवाजे इस घर का, ये सड़क की ओर नहीं गलियों में खुलती थी। ये सड़क के ओर नहीं, खिड़कियां और दरवाजे सड़क के ओर नहीं होते थे, ये पतली गली होती थी, गलियों में सड़क की दरवाजे और खिड़कियां होती थी। यही हड़प्पा कालीन नगर चारों ओर से एक प्राचीर मतलब बड़ा सा बाउंड्री बना के घेर दिया जाता था, किलाबंदी कर दिया जाता था। क्या है किलाबंदी कर दिया जाता होगा उस समय? किलाबंदी जो कर दिया जाता था, हर समय में चोर डाकू लुटेरा हुआ करते थे। तो जब भी एक सभ्यता होता था तो एक बड़ा सा अपना क्षेत्र, जैसे हड़प्पा एक प्रमुख शहर था तो पूरे शहर के चारों ओर किलाबंदी हो जाती थी जो ये शहर सुरक्षित रहे और उसे किसी भी चोर लुटेरे से बचाया जा सके। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क पर न खुलकर गली में खुलती थी, ये हम पहले ही बता दिए। यहाँ के जो बताए क्या कि नाली सब जो बनता था पक्की ईंटों की बनी होती, तो ईंट का जो साइज होता था वो 4:2:1 में होता था। यदि 4 लंबाई तो 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई, 4:2:1 के अनुपात में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हुआ करता था उस काल के ईंटों का। तो हम लोगों ने नगर नियोजन में देख लिया कि अभी वर्तमान में जो एक फैमिली या फैमिली क्वार्टर का कंसेप्ट बना हुआ है कि हॉल होना चाहिए, किचन होना चाहिए, स्नानघर होना चाहिए, कमरा होना चाहिए, ये सब उस समय में भी हुआ करता था। सड़क का जो आजकल हम लोग हाईवे का कंसेप्ट सोच रहे हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटने का देख रहे हैं, तो उस काल में भी हुआ करता था। आजकल जो हम लोग सड़क के किनारे नाला बना के पानी बहाते हैं, घर के जो गंदे पानी सबको नाला में बहाया जाता था, और ये नाला छोटे छोटे नाला शहर के मुख्य नाला या बड़े नालों के साथ जोड़ दिया जाता था। मीन्स जल निकासी का बेहतर प्रबंधन सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा जाता था। यही सब तो इस काल को नगरीय सभ्यता होने का पहचान दिलाता है। अनुमान लगाया जाता है किसी भी काल के बारे में ऐसा ऐसा था तो ये नगरीय हो सकता है कि ग्रामीण। इतिहासकार इसी सबसे अनुमान लगा के ये बताया कि उस काल की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी कैसे थे ये जान गए हम लोग। अब चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल। ऐसे देखें हम लोग तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 2800 स्थल लगभग खोज हो चुका था।
तो 2800 स्थल का नाम जानेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग का बीपीएससी का एग्जाम हो गया, हम लोग को 2800 स्थल का नाम पता नहीं चल पाए। इसलिए जो प्रमुख स्थल है केवल उस पे हम लोग जानेंगे, उसके बारे में जान लेंगे। तो प्रमुख स्थल को देखें तो हड़प्पा के सबसे प्रमुख स्थल जो आप लोग सबसे जान रहे हैं कि प्रमुख शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, 2-4 बार बोलेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। फिर आगे बढ़े, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, ये कुछ प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के। अब इस स्थलों के बारे में जानें तो हम लोग पहले से जान चुके हैं कि हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है। हड़प्पा शहर का खोज करता है दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोज करता है दयाराम साहनी। तो याद रखने के लिए हम लोग हो इसका ले लें, एक लेटर आ दो, हद याद रखें। हड़प्पा में हद है, हद इतना विकसित था हड़प्पा जो हद से बाहर था। हड़प्पा दयाराम साहनी, ये है कहाँ? तो रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिला वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिला, कौन सी जिला? मोंटगोमरी जिला। कौन सी नदी? रावी नदी। याद रखेंगे हड़प्पा में रो है, रो से रावी को जोड़ देंगे। हड़प्पा रावी नदी दयाराम साहनी ने खोज किया, मोंटगोमरी जिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब ये शहर इंपोर्टेंट क्यों हो गया? तो इससे कुछ हमें प्राप्त। तो इसमें एक अन्नागार था, विशाल अन्नागार, इतना बड़ा भवन होता था जो इस काल के प्रमाण देने के लिए प्रमुख स्रोत माने लिए जाते हैं। तो हड़प्पा से एक विशाल या बृहद अन्नागार का पता चला। अन्नागार मतलब जहाँ पे हम लोग अन्न को स्टोर करते हैं, अन्न रखते हैं, चावल, गेहूँ, धान, ये सब जहाँ रखते हैं, अन्नागार। और 837 कब्रिस्तान भी मिला। कहाँ से? हड़प्पा काल से। 837 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा से। अन्नागार कहाँ मिला? हड़प्पा से। हड़प्पा से दो चीज़ क्या सब मिला, ये दो ही याद रखेंगे। मिले तो बहुत कुछ, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसको रखेंगे हम लोग याद। तो हड़प्पा से मिला अन्नागार 837 कब्रिस्तान, अन्नागार 837 कब्रिस्तान, अन्नागार 837 कब्रिस्तान। खोज करता हड़प्पा का दयाराम साहनी। कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कहाँ पर है? तो मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। अब चलते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ये भी लरकाना जिला वर्तमान में पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, वर्तमान में है किधर? लरकाना जिला पाकिस्तान में। इसका खोजकर्ता को भी हम लोग पहले से देख चुके हैं, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। पहले ही बता चुके थे हम लोग कि मोहनजोदड़ो से जो है क्या मिला था? मानव कंकाल मिला था। पीछे बता चुके हैं कि मानव कंकाल मिला था। इसी के आधार पर हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे सहायक हुआ था ये। तो मोहनजोदड़ो से जो हम लोग देखें और क्या मिला था? तो बृहत स्नानागार, जो आजकल जो हम लोगों का नहाने का जो पोखरी तालाब के तरह से होता था जिसमें घाट उट बनाया जाता था, उस समय में एक बृहत स्नानागार बनाया गया था जो किस शहर में? मोहनजोदड़ो में। और यहाँ पे
क्या मिला था? मानव के कंकाल। इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि इस युग को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता। तो कहीं से तो प्रमाण मिला होगा ना कि कांसा का यूज हो रहा है, जिसके आधार पर हम बता सकेंगे कि ये युग सच में कांसा युगीन था। तो हड़प्पा से ही कांसे की एक नग्न नर्तकी मूर्ति मिली थी। कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो के फिर से एक बार हम लोग देख लें कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी। वर्तमान में है कहाँ? तो लड़काना जिला, पाकिस्तान में। यहाँ से क्या सब मिले? तो मिले हम लोग को क्या? मानव के कंकाल, बृहत स्नानागार, अन्नागार हड़प्पा, स्नानागार मोहनजोदड़ो, अन्नागार हड़प्पा, स्नानागार मोहनजोदड़ो, और कांसे की नग्न नर्तकी मूर्ति भी प्राप्त। चलते हैं आगे। चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है ये वक्राकार ईंट बनाने का, या वक्राकार ईंट, बाकी जितना भी जगह देखे वहां पे क्या देखे? वक्राकार मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। वक्राकार ईंट, वक्राकार मीन्स क्या? टेढ़ा मेढ़ा। तो वक्र आकार का जो ईंट, वक्राकार ईंट जो हमको मिला कहाँ से? चनहुद्रो से मिला। वक्राकार ईंट कहाँ से मिला? चनहुद्रो से मिला। मनका बनाने का कारखाना मीन्स क्या? उस समय भी ब्यूटी पार्लर का काम हुआ करता था। यहाँ से लिपस्टिक, पाउडर, कंघी, जो भी सौंदर्य सामग्री था सब प्राप्त, मनका प्राप्त चनहुद्रो से ही हम लोग को प्राप्त हुआ था। मनका बनाने की कारखाना कहाँ? चनहुद्रो। वक्राकार ईंट का प्रयोग कहाँ? चनहुद्रो। चलिए अब चलते हैं लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? कुछ हम यहाँ पे नदी जगह छोड़ दिए क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। क्योंकि पूरा तथ्य लिख देंगे पता चलेगा पूछे नहीं जा रहे हैं, झूठ का याद भी नहीं हो रहा है, और भंडार भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे हम लिख दे रहे हैं। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। नहीं याद रहे तो लोभी, लोभी तो जानते होइएगा सब। लोभी जो होता है, लोभी, लोथल भोगवा नदी के किनारे है कहाँ? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात। उस समय के सबसे जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह जहाँ से हम लोग व्यापार किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो लोथल में ही था। तो बंदरगाह कहाँ पर था? कई बंदरगाह हैं जो देखेंगे आगे हम व्यापार जब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, लेकिन यहाँ देखें कि लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से तांबे का भी प्रमाण मिला, यहाँ से भी तांबे का कुत्ता मूर्ति के रूप में बनाया गया था। अब देखें कि राखी गढ़ी का कुछ याद नहीं रखना है, क्या मिला नहीं मिला, लेकिन राखी गढ़ी है कहाँ इसको याद रखेंगे। राखी गढ़ी हरियाणा में। वर्तमान राखी गढ़ी हरियाणा में, राखी गढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा चले। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का माने जैसे हड़प्पा का माने देखे थे हम लोग, सॉरी मोहनजोदड़ो का माने, मोहनजोदड़ो का अर्थ देखे थे मृतकों का टीला। क्या देखे थे? मृतकों का टीला। इसी तरह कालीबंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये है कहाँ? राजस्थान में। यहाँ क्या मिले? जुते हुए खेत मिले। शवों के अंत्येष्टि जब भी संस्कार या दाह संस्कार होता था इसके 3 विधियां मिली। मीन्स क्या? वैसे ही फेंक दिए जाते थे, जलाया नहीं जाता था, आधा जला के फेंक दिए जाते थे, या रख दिए जाते, दफना दिया, या पूर्ण रूप से जला दिया जाता था। शवों का अंत्येष्टि का 3 विधियां कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होती। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता था, याद हो गया। और काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ होता है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। बनावली हरियाणा, बनावली हरियाणा। यहाँ से देखें तो जल निकास प्रणाली जो पूरा नगर नियोजन का देखें हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन जो हुआ था,
तो जल निकास प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बढ़िया बनावली से मिला, और यहाँ मिट्टी के बना हुआ हल भी दिखा। तो बनावली से क्या याद रखेंगे, बनावली कहाँ है, हरियाणा में। जल निकास प्रणाली उन्नत था और मिट्टी के बने हुए हल बनावली से मिले। धौलावीरा गुजरात में, कहाँ, गुजरात। गुजरात ये भी याद रखेंगे कि सिंधु घाटी के अधिकांश जगह किस क्षेत्र से मिले, गुजरात से। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश शहर किस क्षेत्र में है या किस क्षेत्र में मिले, तो गुजरात में मिले। तो गुजरात में जो देखें हम लोग कि धौलावीरा कहाँ है, गुजरात। यहाँ पे जल संरक्षण तकनीक भी दिखा। जल संरक्षण, जल संरक्षण का अर्थ तो समझ रहे हैं। वाटर को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसका यूज करना जानते हैं कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या कर सकते, क्या क्या उपाय लाया जा सकता है। तो जल संरक्षण का जो तकनीक है वो धौलावीरा में देखा गया, और एकमात्र स्टेडियम भी उस समय दिखा। एक स्टेडियम का भी प्रमाण मिलता है उस समय का, जो धौलावीरा में मिलता है। एकमात्र स्टेडियम का प्रमाण धौलावीरा से मिल जाता है। तो हम लोगों ने हड़प्पा के कुछ प्रमुख स्थलों को देखा। हड़प्पा के प्रमुख स्थलों में देखें और उसमें किस नदी के किनारे है या किस राज्य में है, और उसके कुछ प्रमुख तथ्य जो थे। तो हड़प्पा के बारे में एक आप लोग इसे बार बार एक से दो बार इस वीडियो को देखेंगे, रिकैप हो जाएगा। अब चलते हैं कि हड़प्पा के जो हम लोग इससे पूर्व के जो वीडियो बनाए थे, उस वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि प्रागैतिहासिक काल के आधार पर इस पूरे इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांट दिया गया था। उसमें हम लोग देखे थे कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग देखे थे जिस समय में कोई लिखित विवरणी नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग देखे थे कि लिखित विवरणी तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में हम लोग देखे थे कि जिसमें लिखित विवरणी है और पढ़ भी सकते। तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता या सिंधु घाटी जो सभ्यता है, उस काल में लिखित विवरणी तो हमें प्राप्त हुआ लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इस काल को हम लोग किस लिखित विवरणी के आधार पर जो कालखंड को बांटे हैं और किस काल में जांटेंगे, तो हम लोग इसे आदि ऐतिहासिक काल में रख देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के मान लेंगे, आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में क्यों है, लिखित विवरणी तो मिले लेकिन जिसे पढ़ा नहीं जा सका। अब लिखित विवरणी मिली तो कैसा लिखित विवरणी मिली, किस आकार में, किस अक्षर में लिखा हुआ, तो नहीं देख लेते हैं। तो इसको जो देखते हैं तो हड़प्पा की लिपि जो थी वो पिक्टोग्राफ था। पिक्टो मतलब होता है पिक्चर, जान रहे हैं, चित्र, चित्र वाला, चित्र से उसको लिखा जाता था। ऐसा नहीं ABCD नहीं, कभी यू आकार का चित्र मिल जाता था तो कहीं जो है मछली आकार का चित्र मिल जाता था। तो इस आकार में जो है लिखा हुआ चित्र में दिखाया जाता था। इसे पिक्टोग्राफ या चित्रात्मक, इस विधि को बूस्ट्रोफेदन विधि कहा जाता था। इस विधि से जो लिपि लिखा जाता है, इस लिपि लिखने की विधि को क्या कहा जाता है, बूस्ट्रोफेदन। याद रखेंगे कि हड़प्पा काल की लिपि कैसी थी, पूछ लिया जाता है परीक्षा में। हड़प्पा काल की लिपि पिक्टोग्राफ या पद्धति, कैसा पद्धति, बूस्ट्रोफेदन पद्धति था। बूस्ट्रोफेदन पद्धति कैसे लिखा जाता था, तो दाएं से बाएं, मीन्स इधर से शुरू करते थे और इधर लिखने का काम क्या करता था, दाएं से बाएं लिखा जाता था। कौन सी लिपि, पिक्टोग्राफ। कौन सी पद्धति, बूस्ट्रोफेदन। अब चलिए हड़प्पा कालीन जो देख रहे हैं हम लोग, तो लिपि तो देख लिए। अब हम लोग पहले ही जान चुके थे कि हड़प्पा काल को जानने के लिए हम लोगों को, किसी भी सभ्यता को जानने के लिए वहाँ की समाज या सामाजिक स्थिति को भी जानना होगा। तो आर्थिक स्थिति को जानना होगा, उसके बाद धार्मिक स्थिति को जानना होगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि सामाजिक स्थिति कैसा था हड़प्पा काल में। तो हड़प्पा काल की जो सामाजिक स्थिति था, हड़प्पा काल की जो सामाजिक स्थिति, तो हड़प्पा कालीन सामाजिक स्थिति देखें कि मातृ देवी की पूजा हो। किसकी पूजा, मातृ देवी की पूजा। इससे यह स्पष्ट किया जाने लगा कि उस काल की सभ्यता मातृसत्तात्मक थी।
मातृसत्तात्मक का अर्थ हुआ जैसे वर्तमान समय में पिता प्रधान पितृसत्तात्मक दिखता है कि बाप का वर्चस्व होता है किसी भी घर में, कि उसी के आधार पर उस समय जो हुआ करता था वर्चस्व सिंधु घाटी सभ्यता में वो मातृत्व सत्तात्मक था, मतलब माता का वर्चस्व हुआ करता था। सामाजिक स्थिति में देखें, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण का उपयोग, आभूषण तो देख ही लिए थे हम लोग, कहाँ से मिला था वो? चनुद्रों से। चनुद्रों से क्या मिला था? लिपस्टिक, कंघी, उसके बाद पाउडर, ये सब चनुद्रों से मिला था। तो स्त्री पुरुष दोनों आभूषण करते थे, दोनों अपना नाक कान दोनों में पहना करते थे। वहाँ के लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे उस काल के। मनोरंजन के लिए चौपार और पासा खेलते थे। नगरीय सभ्यता थी, सभी साधन उपलब्ध थे। और व्हीलर ने उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी दास प्रथा को स्वीकार किया कि उस समय में भी लोगों को दास बना के रखा जा रहा होगा। तो हम सामाजिक स्थिति में क्या देखें कि मातृसत्तात्मक, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। उसके बाद शाकाहारी मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। और उस समय के सामाजिक स्थिति में एक बुराइयां दास प्रथा भी प्रचलन में थी, जिसका प्रमाण कौन दिए? व्हीलर ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी दास प्रथा प्रचलन में था। चलिए अब देखते हैं हम लोग सामाजिक जीवन के बाद आर्थिक जीवन। उस काल के आर्थिक जीवन कैसा था? तो आर्थिक जीवन किसी का होता क्या है? कृषि, व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि उन्नत पद्धति थी, कृषि की उन्नत पद्धति और व्यापार भी प्रमुख था। ये दोनों वहाँ के आर्थिक स्थिति को बताता। तो उन्नत कृषि और व्यापार का शख्स हम लोग मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया से इस काल में व्यापार हुआ करता था। अब इस काल में जब हम लोग वहाँ से व्यापार करते थे तो व्यापार तो बंदरगाह के माध्यम से होता है। एक बंदरगाह तो हम लोग देख लिए थे, कौन सा? लोथल, जो कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भगवा नदी के किनारे। तो एक लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, ये सब क्या है? प्रमुख बंदरगाह थे किस समय के? सिंधु घाटी सभ्यता। लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा। लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, ये सब क्या है? प्रमुख बंदरगाह। माप तोल का जो इकाई होता था ये 16 के गुणक में होते थे। 16 के गुणक में 16, 32 इस तरह से चलता। जैसे 1, 2, 3 अभी चलता ना, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी। उस समय में 16 के गुणक में ही माप तोल का इकाई हुआ करता था। वहाँ पे कृषि, जब उन्नत कृषि थी तो किस किस तरह का कृषि हुआ करता था? तो गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, कपास का पहले बार प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है कि उस समय कपास भी खेती या कृषि के माध्यम से उगाया जाता था। तो जब कपास होता था तो यूनानियों ने कपास को सिंडोन या सेंडोन कहा। क्या कहा? सिंडोन या सेंडोन। किसने कहा? यूनानियों ने कहा। किसको? कपास को। कृषि के लिए जो औजार बनाए जाते थे उस समय तक लोग लोहा को नहीं जानते थे। तो कृषि का औजार कौन चीज से बनता हो? तो कृषि के औजार हम क्या बताएं इससे पूर्व में कि पाषाण युग था, पत्थर वाले युग। उसके बाद कौन सा युग आ गया? तांबा वाला, ताम्र पाषाण युग। फिर क्या आ गया? अब कांसा में कैसे बना था? तांबा और टीन को मिला के। तो इस समय के जो औजार बनते थे कृषि के लिए वो बनता था पत्थर और कांसा से। पत्थर और कांसा से कृषि के औजार बनाए जाते थे। लेकिन हल लकड़ी के होते थे, जिसमें अभी वर्तमान रूप में हल में जो फाड़ दिखता है लोहा वाला, वो फाल नहीं हुआ करता था, लकड़ी से ही उस समय जुताई हो जाया करता था। पशुपालन जो किया करता था वो भी कृषि के बहुत बड़ा अंग उस समय था। बैल, भैंस, बकरी, गाय, कुत्ता सब। लेकिन गुजरात के लोग हाथी भी पालते थे। गुजरात के लोग हाथी भी पालते। क्या देखें कि वहाँ पे गेहूँ, जौ, चना, उसके बाद सरसों, कपास खेती में हो रहा था।
पशुपालन में बैल, भैंस, बकरी, गाय, कुत्ता सब था, पालतू पशु बनाया जाता था इसे। कहीं घोड़ा का नाम नहीं आ रहा है अभी तक, ना ही लोहा का नाम आ रहा है। ध्यान रखेंगे इस सब बात कि ना घोड़ा लिखा गया है ना लोहा लिखा गया। तो लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं। गाय से परिचित थे, तो हाँ गाय से परिचित थे ये लोग, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग गाय को जानते। चलिए अब जब हम लोग आर्थिक जीवन को जान गए, सामाजिक जीवन को जान गए, तो अब चलते हैं धार्मिक जीवन में। धार्मिक जीवन में ईश्वर की पूजा लोग मनुष्य, वृक्ष और पशु तीनों के रूप में किया करते थे। उस समय भी पूजा पाठ हुआ करता था। मातृ देवी तो जानिए रहे थे। उस समय के एक प्रमुख देवता पशुपतिनाथ थे। रुद्र देवता पशुपतिनाथ, अग्नि, स्वास्तिक चिन्ह का भी पूजा होता। स्वास्तिक चिन्ह और चक्र, स्वास्तिक चिन्ह और चक्र, ये जो दोनों पूजा होता है, स्वास्तिक चिन्ह और चक्र का जो पूजा होता है, ये सब जो पूजा होता है, ये सूर्य पूजा का प्रतीक है। पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास रखते थे, इसीलिए बताए थे कहाँ पे कि 3 तरह के हम लोगों को दाह संस्कार की विधियां दिखी थी। कहाँ? कालीबंगा से क्या मिला था? 3 तरह की विधियां मिली थी दाह संस्कार की। क्या बताया था? पूर्ण जला दिया जाता था, आधा जलाया जाता था, वैसे ही छोड़। तो 3 तरह की विधियां मिली थी। उसमें दफनाया भी जाया करता था। धार्मिक आधार जो है उसमें इहलौकिक और व्यवहारिक अधिक था। इहलौकिक और व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ भी संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में ही हो चुकी होगी, क्योंकि हम लोग कांसे की नर मूर्ति की कई मूर्तियां हम लोग देख चुके थे। तो इससे यह अनुमान लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित नगरीय सभ्यता रही होगी। तो इससे हम लोग पता कर पाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो इतना जब विकसित था तो कहाँ चला गया, क्यों पतन? तो पतन होने के भी कई इतिहासकार कारण बताए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, जैसे जॉन मार्शल और अर्नेस्ट माइके, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट माइके बाढ़ बताया। क्या बताया? बाढ़। मोहनजोदड़ो एक फिल्म आई थी, उसमें देखिएगा कि मोहनजोदड़ो शहर का जो पतन होता है वो बाढ़ के कारण होता है, नदी का रुख मोड़ दिया जाता है। तो जॉन मार्शल और अर्नेस्ट माइके बाढ़ बताई थी। अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन बताए कि इसके पतन के कारण क्या बताएं, किसके कारण पतन हो गया? तो जलवायु परिवर्तन हो गया। अमलानंद घोष ने बताया इसके कारण पूरे सभ्यता का विनाश हो गया। KUR केनेडी, केनेडी कम से कम याद रख लेंगे कि केनेडी जो है प्राकृतिक आपदा बताए कि मलेरिया या कोई ऐसी महामारी आए हो गया जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कई कारण बताने, पतन के कई कारण बताने वाले, लेकिन हम लोग को बस 3 को याद कर लेना है कि जॉन मार्शल, अर्नेस्ट माइके ने बाढ़ बताया, अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन बताए, और केनेडी जो है प्राकृतिक आपदा में कोई मलेरिया या किसी भी प्रकार की महामारी आके इस सभ्यता को खत्म कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सिंधु घाटी सभ्यता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।